नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और वक्त हो चला है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। तो आज बात करेंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरों को लेकर, जिसकी शुरुआत हो रही है एक सियासी खबर से। कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे की क्या सदस्यता जाएगी? यह बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगा दी है जिसमें निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। निर्मला सप्रे वैसे तो कांग्रेस की विधायक है मौजूदा वक्त में, लेकिन वो कांग्रेस के मंचों पर नहीं बल्कि बीजेपी के मंचों पर देखी जा रही है। उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया के सवालों पर उनके जवाब नपे-तुले होते हैं। तो अगली खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस पर जमकर हुआ है प्रहार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया और ये कहा कि कांग्रेस जब ईवीएम से जीतती है तो बहाना नहीं बनाती है, लेकिन ईवीएम से हारने के बाद कांग्रेस कई तरह के बहाने बनाती है। रायपुर से एक और बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। BSTV की बड़ी पड़ताल में पता चला है कि रायपुर में तकरीबन 9 एकड़ शासकीय जमीन एक निजी बिल्डर को दे दी गई और किस तरह से नियमों की हेराफेरी की गई, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश से एक खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि खुले बोरवेल में डॉगी के गिरने का एक मामला सामने आया है। बेजुबां के गिरने का मामला सामने आया है। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस क्वार्टर के पास ही इस बोरवेल का निर्माण हुआ था और ये खुला बोरवेल। अब सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निर्देश दे चुके हैं जिला अधिकारियों को, जिला कलेक्टर्स को, कि आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आपके क्षेत्र में खुले बोरवेल कितने हैं, इसके बावजूद भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो आज की अंतिम खबर होगी बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई। बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज 8वां दिन है। कल यात्रा का समापन होगा। लगातार बड़े राजनेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आज कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया इस यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि हिंदुओं को यूनाइट होना चाहिए, एकतापूर्ण व्यवहार में, वातावरण में रहना चाहिए। और ये है आज शाम की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एक सियासी खबर के साथ। कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे की क्या सदस्यता जाएगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। एक अपील दायर की गई है जिसमें निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है और उमंग सिंगार का यह भी कहना है कि बहुत जल्द ही सुनवाई की डेट भी मिल जाएगी। आपको याद होगा निर्मला सप्रे जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर दिखाई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की सभा में उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ी है। कांग्रेस से विधायक हैं और संवैधानिक तौर पर यही बात कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि निर्मला सप्रे को या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात कांग्रेस ने पहले कही थी, लेकिन अब इस मामले में बड़ा मोड़ ये आया है कि उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने अपील दायर कर दी है। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी, अब क्या सियासी दांव पेच आपको दिखाई दे रहे हैं? वैसे तो कांग्रेस कानून की शरण में यानी कि कोर्ट की शरण में तो पहुंच चुकी है और उमंग सिंगार ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमें सुनवाई की डेट भी मिल जाएगी। मनोज जी।
बिल्कुल विवेक, अब सियासत जो है वो निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर है। क्योंकि कांग्रेस शुरू से ये मांग कर रही है कि कांग्रेस के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उसमें जो है निर्मला सप्रे शामिल हुई है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर उनसे ये मांग की थी कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उनकी तरफ से जवाब भी मांगा गया था विधानसभा के द्वारा, लेकिन उन्होंने समय मांगा था। ये पूरा घटनाक्रम लगातार चलता रहा। लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें विवेक, तो ये लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी का मंच साझा किया था, हालांकि उन्होंने जब बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला भोपाल बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई थी, तो वो उस कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। लेकिन उन्होंने उस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पे यानी ऑफिशियली जो है उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली। यानी उस समय भी संशय था और अभी भी उन पे संशय बरकरार है। लेकिन जो कांग्रेस है वो अपनी जो सदस्यता रद्द करने की बात पर अड़ी है। उनका कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने जो है प्रचार प्रसार बीजेपी के लिए किया और कांग्रेस के खिलाफ जो गतिविधियां उसमें ये शामिल रही है। ऐसे में उनके खिलाफ अब कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से जो जानकार बता रहे हैं कि वो विधानसभा सचिवालय के द्वारा विधानसभा सचिवालय से जो है वो जानकारी बुलाई जाएगी उनकी सदस्यता के संबंध में अभी तक क्या किया गया सचिवालय, उसके बाद हो सकता है कि कोई फैसला जो है कोर्ट के द्वारा लिया जाए। लेकिन अभी संशय की स्थिति इस बात को लेके है कि निर्मला सप्रे कांग्रेस की हैं या फिर बीजेपी की। लेकिन विवेक, एक बात यहाँ पर ये भी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्पष्ट कर दी है कि निर्मला सप्रे को जो है कांग्रेस बीजेपी अपनाना चाहिए, यानी वो बीजेपी की तरफ चली जाए और वहाँ पर बिना विधानसभा सीट पर चुनाव कराए, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा है कि वो इस सीट पर जीतेगी और कांग्रेस की वहाँ पर तैयारी भी है। तो कांग्रेस अपनी तरह से सियासत करते हुए चुनाव कराने की मांग कर रही है। बीजेपी जरूर यहाँ पर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि संभवतः निर्मला सप्रे और बीजेपी के नेताओं के बीच में जो बातचीत हुई थी उसमें शायद सहमति नहीं बन पाई। यही कारण है कि अब रामनिवास रावत के हारने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में जाके वन मंत्रालय जैसा विभाग उन्हें बड़ा कद भी बीजेपी में दिया गया था। लेकिन चुनाव हारने के बाद अब की उनकी भूमिका को भी लेकर सवाल होने लगा है। तो अब ऐसे में निर्मला सप्रे रामनिवास रावत के हारने के बाद भी सियासी तौर पर तो सोचेंगी, लेकिन उनकी एंट्री यदि वापसी की हम बात करें, रिटर्न की बात करें कांग्रेस में, तो वो भी एक बड़ा सवाल उनके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरी सियासी गुणा गणित को ही बयां कर दिया मनोज जी। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां इसी दिशा में सोच रही होंगी जैसा आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जिस मशीन पर सबसे ज्यादा रार जारी है उसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन पर इतने आरोप लग चुके हैं कि सियासी पंडित भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मशीन ने आखिर क्या गलती कर दी। अब पूरी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को नसीहत दी है और यह भी कहा है कि ईवीएम पर अपना दुख जाहिर करने वाली कांग्रेस उस वक्त शांत क्यों हो जाती है जब वो इसी ईवीएम से जीतती है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रामक रुख अख्तियार किया है तमाम नेताओं ने, जिसमें स्वयं सीएम शामिल हैं और साथ ही साथ विधायक सुनील सोनी ने भी कांग्रेस को सलाह दी है। सुनवाते हैं आपको। मैं सुनील कुमार सोनी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। हार से बौखलाए हुए हैं और अब कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, तो ईवीएम पर ठिकरा भी फोड़ रहे हैं और
लड़ना उनकी संस्कृति है, कोई उसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने शपथ ले ली है और शपथ के बाद तमाम जो बीजेपी नेता हैं उनका आभार जता रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। सर, आज नवनिर्वाचित विधायक आप बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी? जो बेहतर काम होगा वो सब करेंगे। सर, क्या लगता है जब नतीजे आए थे तब बृजमोहन जी ने कहा था कि 2 विधायक अब विकास करेंगे? स्वाभाविक है, 8 बार विधायक रहे वो, अभी सांसद है। कांग्रेस को क्या संदेश देंगे सर? उनके साथ कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना बंद करे। अभी जनता दूर हुई है और इस झूठ के कारण जो है उनके कार्यकर्ता भी दूर हो जाएंगे। सर, दोहरे गति से अब जो है दक्षिण विधानसभा की जनता अपना विकास देखेगी सर? निश्चित तौर पे। तो ये विधायक सुनील सोनी थे, आज ही जो है शपथ ली है उन्होंने विधायक पद की और उसके बाद ये कहना है उनका कि दक्षिण विधानसभा की जो जनता है वो दोहरी गति से विकास की गति को देखेगी। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ BSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस प्रकार से कांग्रेस को नसीहत दी है और ये कहा है कि कांग्रेस को अपनी हार की वजह जाननी चाहिए, जांचनी चाहिए, इसका ठीकरा हमेशा की तरह EVM पर नहीं फोड़ना चाहिए। और लगभग विधायक सुनील सोनी ने भी यही बात कही। दरअसल कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में वरिष्ठ नेता कवासी लखमा हों, भूपेश बघेल हों, दीपक बैज हों या फिर कांग्रेस की तमाम सीनियर लीडरशिप हो छत्तीसगढ़ में, उन्होंने EVM पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि यदि आगे चलकर कांग्रेस को इस बात की मांग उठानी पड़े कि मतपत्र के जरिए चुनाव हो तो कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटेगी। सीधे रायपुर का रुख करें, करिश्मा हमें ज्वाइन कर रही है। करिश्मा, ये तो बहुत ही आम बात हो गई है कि एक और से कांग्रेस EVM पर सवाल खड़ी करती है और भारतीय जनता पार्टी उस पर तंज कसती है। चुनाव दर चुनाव हम यही देखते जा रहे हैं, थोड़ी सी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है लेकिन लब्बो लबाब यही रहता है। जी बिल्कुल, देखिए EVM पर जो सवाल है वो चुनाव के बाद लगातार उठते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल जो करती है वो है कांग्रेस पार्टी। इसके पहले जिस तरीके से हमने देखा कि EVM को लेकर के सियासत होती नजर आई, राजनीति नजर होती आई, वहीं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद जो है EVM पर जो है कई सवाल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान जो है काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है जिसमें वो बैलेट पेपर से चुनाव करने की जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में उसी पर पलटवार करते हुए अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है राजीव गांधी का एक पुराना वीडियो जो है वो डाला है। 1989 का ये वीडियो है जिसमें जो है बैलेट पेपर से हुए चुनाव को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राजीव गांधी है वो यहाँ पर जो है अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 85 सीटें जो है लोकसभा में कैसे आ गई उस समय, क्योंकि उस समय जो देखा गया कि 10 से 12% की बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा में मिली, जिसे लेकर के बैलेट पत्र से हुए चुनाव पर भी सवाल उठाते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तब नजर आई थी और अब जो है EVM पर सवाल उठाते नजर आ रही, लेकिन अब बैलेट पेपर पर पूरा विश्वास जता रही है। तो ऐसे में बीजेपी का कहना है क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा ही कंफ्यूज नजर आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ जो है EVM को लेकर के सियासत अगर देखने को मिले तो रोजाना देख रहे हैं कि चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बात हो कांग्रेस के या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हो, लगातार जो है EVM को लेकर के सवाल जवाब का दौर जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। बीते दिन भी EVM पर जो है खूब सियासत हमने देखी और उसी पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों तक का बयान जो है वो सामने आता हुआ नजर आया। वहीं EVM पर कई सवाल जो है कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब अब ये वार पलटवार का दौर कहां पर जाकर शांत होता है ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रायपुर से ही खबर है जहां पर BSTV की एक बड़ा पड़ताल, बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, BSTV के ग्राउंड रिपोर्टर अविनाश चंद्रवंशी ने रायपुर के ही एक जमीन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने लाई है। अब ये घोटाला क्यों हो सकता है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल ये शासकीय जमीन थी जिसकी बंदर बांट कर निजी बिल्डर को ये जमीन दी गई। इस पूरे मामले पर BSTV ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो आप जरूर देखिए।
बीएसटीवी पर बड़ा खुलासा। एक्सप्रेसवे अटल पथ से लगी जमीन, दाम करीब 300 करोड़। ना नगर निगम से एनओसी, ना स्थानीय पार्षद को खबर। फिर किसने कर दी सरकारी जमीन बिल्डर के नाम? कौन है वो जिसने जिम्मेदारों की नाक के नीचे खेला बड़ा खेल? मामला है राजधानी रायपुर के अमली डी वार्ड 52 का, जहां करीब 9 एकड़ सरकारी जमीन को एक निजी बिल्डर रामा बिल्डर्स के नाम कर दिया गया। सरकारी जमीन निजी बिल्डर को देने के मामले में वार्ड पार्षद की शिकायत पर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी चर्चा की गई। पूरे मामले में आरोप यह है कि कॉलेज के लिए आवंटित सरकारी जमीन को गुपचुप तरीके से रामा ग्रुप के नाम कर दिया गया। बीएसटीवी पर बड़ा खुलासा। सरकारी जमीन कैसे हुई प्राइवेट बिल्डर के नाम? तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाए थे नजूल के नियम। – 28 जून 2024 को रामा ग्रुप को आवंटित हुई थी जमीन। नियम बदलने के 2 दिन पहले जमीन बिल्डर के नाम की गई। रायपुर जिला प्रशासन और राजस्व विभाग पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। राजधानी रायपुर, जहां एक इंच जमीन के दाम आसमान पर है, तो सोचिए एक्सप्रेसवे अटल पथ से लगी 9 एकड़ जमीन की कीमत आखिर क्या होगी? दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार में नजूल भूमि की रजिस्ट्री के लिए प्रावधान बनाया गया था। इस प्रावधान में कब्जा और सरकारी भूमियों को गाइडलाइन दाम से 152% यानी 1.5 गुना ज्यादा दाम पर रजिस्ट्री कराई जा सकती थी। सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन ने इस प्रावधान पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन इस नियम के बदलने के ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अमली डी में करीब 9 एकड़ भूमि रामा बिल्डर्स के नाम कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। 9 एकड़ जमीन को एक निजी कंपनी के नाम करने का ये मुद्दा उठा था और ये जमीन मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल रायपुर के एक्सप्रेसवे से लगा हुआ ये 9 एकड़ भूमि है, जो कि पहले शासकीय भूमि थी, लेकिन अब उसे एक प्रॉपर्टी डीलर, जिसे मतलब भूमि डेवलपर जो है, उसे दे दी गई है एक निजी कंपनी को। और 9 एकड़ की ज़मीन जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ बताई जा रही है, इस ज़मीन को उसके नाम कर दी गई है। पहले ये ज़मीन एक महाविद्यालय के लिए आवंटित की गई थी और इसी ज़मीन को लेकर जो है लगातार विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मामला जब नगर निगम में उठा तब सब हैरान रह गए, क्योंकि जमीन आवंटित 28 जून यानी आज से 5 महीने पहले हुई थी। दूसरी बात ये कि इससे पहले मेयर इन काउंसिल की दो बैठकें हुई, एक सामान्य सभा भी हुई। तब क्या इसकी जानकारी निगम को नहीं थी? यह भी एक सवाल है। वैसे पूरे मसले पर महापौर एजाज ढेबर का बयान भी सामने आया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एक लेटर जारी हो गया 28 जून को, जिसमें 2024 को, जिसमें एक बिल्डर को वो पूरी 9 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ 152% में इस सरकार ने एक ही केस किया है, वो यही केस किया है। मुझे लगता है कि 152% में अगर एक ही केस करना था, इसका मतलब आप ऐसा क्या सोच के एक ही आदमी को, एक ही बिल्डर को आपने फायदा पहुंचाया, उसके 2 दिन के बाद 152% की प्रक्रिया को आपने बंद कर दिया। तो मामला करोड़ों रुपए का है। सवाल वही कि आखिरकार सरकारी जमीन बिल्डर के नाम कैसे हुई। सवाल नंबर 1, किसके आदेश निर्देश पर बेशकीमती सरकारी जमीन निजी हाथों में सौंपी गई? सवाल नंबर 2, नजूल भूमि विक्रय नियम बदलने से ठीक 2 दिन पहले क्यों हुई रजिस्ट्री? सवाल नंबर 3, कॉलेज के लिए आवंटित जमीन रामा ग्रुप को आखिर क्यों दे दी गई? सवाल नंबर 4, आखिरकार विष्णु के सुशासन पर कौन लगा रहा है पलीता? सवाल नंबर 5, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत क्या जिम्मेदार पर होगी कोई कार्रवाई?
क्या किसी की सिफारिश पर यह खेल हुआ और कितने बिल्डर हैं जिनके नाम ऐसी शासकीय भूमि आवंटित हुई है, यह सब जांच का विषय है। फिलहाल रायपुर के इस मामले में राजस्व विभाग भी सवालों के घेरे में है, जो सवालों से बचते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मामले को लेकर जिम्मेदार क्या जवाब देंगे और घालमेल करने वालों पर क्या कभी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुरैना की, जहां पर प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश जारी किए थे कि प्रदेश में किसी भी तरह के खुले बोरवेल ना हो, और यदि हैं तो उसे बंद कीजिए, और अगर उसके बावजूद भी बंद नहीं हो रहे हैं तो कार्रवाई कीजिए। पर मुरैना में सवाल खड़ा ये हो रहा है कि पुलिस क्वार्टर के पास ही ये खुला बोरवेल, जिसमें एक कुत्ते का बच्चा यानी कि डॉगी गिर जाता है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस क्वार्टर के पास से ही ये बोरवेल जो कि खुली अवस्था में था, और जब मुख्यमंत्री के साफ तौर पर निर्देश हैं, इसके बावजूद भी खुले बोरवेल पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये ताज़ा मामला मुरैना का सामने आया है, और जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि 20 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा। योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या है मामले में ताज़ा अपडेट, दर्शकों को बताएं जी। बताना चाहूंगा, मुरैना जिले के जो 64 बीघा जमीन है, वहाँ पुलिस लाइन के जो क्वार्टर बने हुए हैं, तो एक पार्क है। पार्क के बीच साइड से एक बोर है जो खुला हुआ पड़ा हुआ था। इस पर वहाँ एक जो डॉगी था, पप्पी, उसका बच्चा जो था वो उसमें गिर गया है, और जो आज अभी 24 घंटे इसको हो गए हैं, लेकिन रेस्क्यू जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जब वो गिरा था रात को, जब रेस्क्यू चल रहा था तो उसकी आवाज आने बंद हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसको मृत समझा और रेस्क्यू बंद कर दिया। लेकिन सुबह जब वहां से निकल रहे थे लोग, तो उसको जब सुना, उसकी आवाज को सुना, तो फिर से पुलिस ने और प्रशासन SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। अभी 1 फुट और गहरा रह गया है, तो निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। जल्द से जल्द उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम और पुलिस के काफी जवान वहां मौजूद है, और बाहर से जो मशीन है खुदाई करने की, वो भी मंगाई गई है, जिससे उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, धन्यवाद। और चलिए बात करते हैं अब बुलेटिन की आखिरी खबर को लेकर। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा जारी है। निवाड़ी में ये यात्रा है, और आज बाबा की यात्रा में तमाम सियासतदान भी शामिल हुए। यात्रा में बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसका मसला भी खूब उठा। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भी बयान दिया है। चाहे गांव को छुआछूत मिटे, मिटे, राम नाम करके, ठीक हो, खुश रहो, जय हो। विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ शंकर। बहुत ही सकारात्मक पहल, बहुत ही सराहनीय प्रयास है महाराज जी द्वारा। देखिए, जातिवाद कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता जानबूझ के भड़का रहे हैं ताकि हिंदू समाज कमजोर हो, हमारा राष्ट्र कमजोर हो। आप पर भी जातिवाद कहीं से भी न तो देश हित में है न हिंदू हित में है, तो इसका निर्मूलन होना ही चाहिए। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में इतना ही। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।